हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स। आज फिर एक नई वीडियो लेके आए हूँ आपके साथ। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। आप लोगों ने अभी तक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी कर ली है मेरी 4 वीडियो के अंदर। अब अपन बात करेंगे टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। एक सेल के अंदर कितने प्रकार के कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं इसके अंदर। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो 3 प्रकार के हैं। वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट ने सेल ऑर्गेनल्स को मेम्ब्रेन की पोजीशन के आधार पर या मेम्ब्रेन की प्रेजेंस के आधार पर डिफरेंट टाइप के बांटे। पहला डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, तीसरा मेम्ब्रेनलेस। मतलब पहले वो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो हैं 3: प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। इन तीनों की स्टडी करेंगे फुल डिटेल। सेकंड पॉइंट है हमारा सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनमें केवल एक ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोशिका झिल्ली, नॉट ए भित्ति, याद रखना। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सफीरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम एंड फ्लैजिला एंड सीलिया। ये 9 प्रकार के हैं सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। पूरी डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके। फिर थर्ड पॉइंट आएगा हमारा मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स। ऐसा सेल ऑर्गन, ऐसा कोशिकांग जिसमें मेम्ब्रेन या झिल्ली होती ही नहीं है, वो है एकमात्र हमारा राइबोसोम। ठीक है, तो ये तो थे टाइप बेटा, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। क्योंकि जब भी कोशिका पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से कितने सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं या मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे अभी प्लास्टिड। तो ये प्लास्टिड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ। सबसे पहले, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, खोज, उसकी खोज पता होनी चाहिए। हीकल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में इसके बारे में यह प्लास्टिड शब्द दिया था। और क्लियर कट दिमाग में बिठा लो, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, एब्सेंट इन एनिमल। एनिमल में नहीं पाई जाएगी। एनिमल सेल में प्लास्टिड या हिंदी में कहते हैं लवक पूरी तरह एब्सेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं लवकों की सहायता से प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपना फूड बनाता है, जबकि एनिमल में ऐसा प्रोसेस नहीं होता। सो दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। इसलिए लिख दिया आगे, क्रोमेटोफोर कहते थे। प्लास्टिड जब शब्द नहीं दिया था वैज्ञानिकों ने, तो वैज्ञानिक जो दूसरे थे उन्होंने इसका नाम क्रोमेटोफोर रखा हुआ था। और बहुत ही एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत बार आया है, व्हाट इज द प्लास्टिडोम। तो लिख दिया, ऐसे प्लास्टिड या ऐसे लवक तंत्र जिनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो लिख दिया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन धारण करने वाले लवक तंत्र को प्लास्टिडोम कहते हैं। याद रखना ये पॉइंट, ठीक है। अब आएगा प्लास्टिड में पिगमेंट के आधार पर जो इसमें वर्णक पाए जाते हैं। पिगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णक। वर्ण की उपस्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। तीनों की फुल डिटेल पढ़ेंगे। 1.5 नंबर का, 3 नंबर का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ये हर कंपटीशन में सेल आएगा ही आएगा। तो 3 पॉइंट है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। पूरी डिटेल करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस बेटा। ऐसे पिगमेंट जो प्लांट में कलरलेस होते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट, यहाँ सुनना, ग्रीन को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी जितने भी कलर हैं,
कौन कौन से कलर, आपका रेड है, ब्लू है, वायलेट है, सो ऑन, उन सबको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ओनली ग्रीन। तो ग्रीन पार्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ज़्यादातर अगर बात करेंगे तो वो क्लोरोप्लास्ट की है। तो फूड भी ज़्यादा कौन बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट। अब अपन बात करते हैं एक एक स्टेप की। पहला ल्यूकोप्लास्ट, फिर वही पॉइंट खोज, जैसे प्लास्टिड की खोज हिक्कल ने की थी, तो ल्यूकोप्लास्ट की खोज शिम्पर ने 1885 में 1885 में की थी। दो दो तीन तीन पॉइंट लिख दिए ताकि थ्योरी बनती जाएगी। कलरलेस होते हैं, रंगहीन, गोलाकार या राउंड, छड़ाकार या रॉड शेप होते हैं। तो ये बन गई थ्योरी आपकी। और आगे थ्योरी क्या बनेगी, अंडरग्राउंड पार्ट पे पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड पार्ट कौन से हैं, एपिडर्मिस, मेरिस्टेमेटिक सेल, विभज्योतक कोशिका, पेरेन्काइमा, मृदुतक, एम्ब्रियोनल सेल, भ्रूण कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये सारे अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं। उसके बाद क्या दिया, इसमें थाइलेकोइड के समान ही पुट्टिका या वेसिकल उपस्थित होती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनिश्चित संख्या में प्लास्टिक ग्लोब्यूल्स। प्लास्टिक ग्लोब्यूल्स उसे कहते हैं ऐसे प्लास्टिड जिनमें लवक या ये कह दो वर्णक नहीं पाए जाते या पिगमेंट एब्सेंट होते हैं, इसलिए प्लास्टिक ग्लोब्यूल्स कहते हैं। प्लास्टिक ग्लोब्यूल एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट टाइप प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, देखें, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट और ईटियोप्लास्ट। एक एक को अपन पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब अपन पढ़ेंगे इसके टाइप। फर्स्ट पॉइंट अपन बात कर रहे थे एमाइलोप्लास्ट। मेन पॉइंट फिर मैंने इसमें लिख दिए, थ्योरी आपकी तैयार। खोज इरेरा वैज्ञानिक ने की थी सबसे पहले 1882 के अंदर इसके बारे में। और ये जो जितने भी टाइप अपन पढ़ेंगे ल्यूकोप्लास्ट के, ये फूड स्टोरेज के बेस पे है। स्टूडेंट याद रखना, आप देखेंगे हर एक में अलग अलग प्रकार का फूड स्टोरेज है। बस फूड स्टोरेज याद हो गया, आपका टॉपिक क्लियर है। कैसे, ये देखिए, एमाइलोप्लास्ट में क्या स्टोर है, स्टार्च के कण इसमें स्टोमा में स्टोर रहते हैं। तो इसका कंफर्म हो गया, स्टार्च के कण। बस जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है उसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आगे और लिख दिया, जैसे जैसे स्टार्च के कण बढ़ते आएंगे उसका स्ट्रोमा कम होता जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। नंबर बी पॉइंट क्या आएगा इसमें, इलियोप्लास्ट। खोज किसने की थी, वेकर 1888 के अंदर। सेम पॉइंट, जैसे इसमें स्टार्च है तो इसमें क्या स्टोर रहेगा, ऑयल। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। एग्जाम्पल बता दो, सरसों मूंगफली की एंडोस्पर्म सेल में पाया जाता है, क्योंकि सरसों से भी ऑयल निकलता है, मूंगफली से भी ऑयल निकलता है, तो इसलिए ऑयल स्टोर रहेगा। इसका नाम दे दिया इलियोप्लास्ट। फिर सी पॉइंट आएगा एलिरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। दो नाम है इसके, एलिरो या प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से पता लग गया ना, प्रोटीन स्टोर रहता है, इसमें प्रोटीन स्टोर रहता है, ठीक है। किस में प्रोटीन ज़्यादा होता है पता है सबको, दालों में। तो लिख दिया दालों के सीड कोट की सेल में पाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, दालें जो है छिलके वाली ज़्यादा बेस्ट होती हैं। जितनी बढ़िया छिलके खाओगे उतना प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा। और साइंटिस्ट तो कहते हैं, डॉक्टर, रात में दाल या दिन में या 24 घंटे में एक बार दाल खानी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, ईटियोप्लास्ट। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ, लिखा भी है। जब कोई ऐसा प्लांट, यहाँ मैंने लिख दिया प्लांट, जब प्लांट को लंबे समय तक डार्क में रखा जाता है, कलरलेस ईटियोप्लास्ट बन जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। ऐसा प्लांट जो इंडोर ना हो, आउटडोर हो, आउटडोर प्लांट को यदि हम डार्क में रख देंगे काफ़ी देर तक लगातार, चेंज नहीं करेंगे, तो आप थोड़ी देर, हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद देखेंगे उसकी लीव्स के ऊपर या उसके स्टेम के ऊपर छोटे छोटे कलरलेस ईटियोप्लास्ट बन जाते हैं, ठीक है। उसको देखेंगे कट करके या उसकी स्टडी करके, तो केमिकल कंपोजिशन क्या है उसमें, फैट एंड वाष्पशील ऑयल। तो उसके अंदर फैट और वाष्पशील ऑयल जमा हो जाता है। वाष्पशील ऑयल और फैट जमा होने की वजह से उसका नाम दे दिया ईटियोप्लास्ट। तो ये 4 पॉइंट याद रखें, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, इलियोप्लास्ट ऑयल, एलिरोप्लास्ट प्रोटीन, ईटियोप्लास्ट फैट एंड वाष्पशील ऑयल। ये तो था बेटा ल्यूकोप्लास्ट।
जो कलरलेस है। अब आएगा क्रोमोप्लास्ट। मैंने जैसे शुरू में बताया था, ग्रीन पार्ट को छोड़ दो, यहाँ लिख भी दिया, ग्रीन को छोड़कर सभी रंगों वाला। कौन कौन से? येलो, रेड, ब्राउन, ऑरेंज एंड सो ऑन, सभी कलर प्रेजेंट हो गए। तो ज़्यादातर ये किस में मिलेगा? आइडिया लगा लो, हालांकि लिखा हुआ है फ्लावर में, फ्लावर के पेटल में और फ्रूट्स के अंदर, क्योंकि फ्लावर का रंग अलग अलग होता है, फ्रूट्स का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, तो लिख दिया येलो एंड ब्राउन कलर जेंथोफिल पिगमेंट कहेंगे। यदि किसी में रेड और ऑरेंज कलर है तो उसको कैरोटीन्स कहते हैं। याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, जेंथोफिल में और कैरोटीन के अंदर, रेड एल्गी, येलो एल्गी, ब्राउन एल्गी उसमें। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ओरिजिन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। बनता कैसे है, ओरिजिन कैसे हुआ? स्टार्टिंग देखो कहाँ से हो रही है इसकी, क्लोरोप्लास्ट से, ग्रीन पार्ट से स्टार्टिंग हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट में येलो कलर की ड्रॉपलेट्स बनती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जिसमें भी क्रोमोप्लास्ट बनना है उसमें पहले ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट होता है। आप पेटल देख लो, यंग जो फ्लावर होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें धीरे धीरे कन्वर्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले येलो कलर की ड्रॉपलेट्स बनती है। नाम क्या दे दिया उस ड्रॉपलेट्स का? नाम ग्लोबिन्स। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया। अब ग्लोबिन धीरे 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 लार्ज होती है, बड़ी होती जाती है। बड़ी होती है कि तो क्या करेगी, क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर भंग कर देगी। जो उसमें स्ट्रक्चर थी बहुत बढ़िया, थाइलेकॉइड्स, स्ट्रोमा, ग्रेना, सब भंग कर देगा। स्ट्रोमा लिख दिया, अव्यवस्थित हो जाएगा, इरेगुलर फॉर्म में बन जाएगा। अब जो व्यवस्था बन रही है वो है क्रोमोप्लास्ट की। तो इट मीन्स आप शॉर्ट फॉर्म में समझें, क्लोरोप्लास्ट में जब येलो कलर की ग्लोब्यूल्स या ग्लोब्यूल्स बनती है, उसके बड़ा होने पर क्लोरोप्लास्ट डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज कन्वर्टिंग टू क्रोमोप्लास्ट। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट के डिफरेंट टाइप है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ये आप लोगों ने फर्स्ट से में पढ़ना आपको तुरंत याद आ जाएगा। डिफरेंट टाइप प्रेजेंट है, एक एक को पढ़ो। फियोप्लास्ट, नाम से याद आ रहा है ना, ब्राउन एल्गी, तो लिख दिया ब्राउन पिगमेंट या ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ये देखो ब्राउन एल्गी। और डायटम्स में प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ अपन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना, फाइकोजेंथिन के साथ साथ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी याद करना। तो इसके अंदर मेन पिगमेंट फाइकोजेंथिन और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। रोडोप्लास्ट देख लीजिए, अब नाम से पता लग गया, रेड एल्गी में प्रेजेंट, वेरी गुड। अब आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के साथ ए और डी, जैसे यहाँ सी था ना, तो मैं याद करने का टिप, रेडो, रोडो, ड का शब्द आ रहा है ना, तो क्लोरोफिल डी याद करो। ए तो मिलेगा ही मिलेगा, ए तो सब में ऑस्मोपॉलिटिन है, सर्वव्यापी, याद रखना। ठीक है, देन नंबर थर्ड पॉइंट, ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर। ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर किस में मिलेगी, लिख दिया, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। सी फाइकोसाइनिन पिगमेंट के साथ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। देखो कितना क्लियर है, यहाँ आर फाइकोइरिथ्रिन है तो यहाँ सी फाइकोसाइनिन है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल ए सब में है, इसमें सी और इसमें भी सी, दोनों कॉमन है, उसमें डी आ गया। ठीक है, देन लास्ट, क्रोमेटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल याद करना पहले, पर्पल एंड नॉन पर्पल बैक्टीरिया में पाया जाता है। और क्या लिखना है इसके अंदर, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। इसमें जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल होती है वो बैक्टीरियोविरिडिन एंड पर्पल रेड कैरोटीनाइड की होती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। इसमें जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, तो इसलिए लिख दिया इसमें बैक्टीरियोविरिडिन, स्पेशल प्रकार का नाम याद करना, एंड पर्पल रेड कैरोटीनाइड टाइप की क्लोरोफिल पाई जाती है। सो दैट इज द क्रोमोप्लास्ट, ब्राउन का, रेड, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, सारे कलर, लगभग सारे कलर आ गए इसके अंदर, जो आपने रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इसको स्टडी किया था। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फंक्शन पॉइंट में क्या आएगा, कलर है ना, कलर है तो क्या करेगा, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए लिख दिया पॉलिनेशन या परागन के लिए
कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, जिससे कीट इसके पास आए और पॉलिनेशन की क्रिया हो जाए, परागन की क्रिया हो जाए। सो दैट इज द क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अपना आएगा क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड का थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? ल्यूकोप्लास्ट, अपन ने पढ़ा कलरलेस। सेकंड पॉइंट था क्रोमोप्लास्ट, डिफरेंट कलर एक्सेप्ट ग्रीन। अब आप पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन ग्रीन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सेम पॉइंट खोज शिम्फर्ड ने किया था 1883 के अंदर इसको सबसे पहले। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनेंगे। मैक्सिमम आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में है, जहाँ सेल की जरूरत है या प्लास्टिड के क्वेश्चन है, इसमें बहुत मिलेंगे आपको। अब देखिए क्या क्या लिख दिया, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सेल में बिल्कुल ही नहीं मिलेगा ये, एनिमल सेल में तो है ही है एब्सेंट, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है क्लोरोप्लास्ट, और प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ से स्टार्ट। अब अपन बात करेंगे शेप साइज एंड नंबर। इसके साथ साथ थ्योरी बनती चली जाएगी आपको, देखते आओ। शेप कैसा है, साइज कैसा है, नंबर कितना है। तो पहले अपन बात करेंगे नंबर की। लीफ की मीजोफिल सेल अपन ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा याद आ रहा तो मैं याद कराता रहूँगा साथ साथ। पेलिसेड प्लस स्पॉन्जी टिश्यू इज इक्वल टू नोन एज मीजोफिल सेल, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन लीफ। उसकी सेल में होगा 20 से 40, कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। अब मैं क्लियर कर दूं, 40 किस में होने चाहिए? पेलिसेड में, क्योंकि याद करो पेलिसेड में सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, और 20 किस में होने चाहिए? स्पॉन्जी टिश्यू में। दोनों को मिला के कह दिया मीजोफिल सेल। आगे चलिए, शेप की बात करें तो हायर प्लांट के अंदर बाई कन्वेक्स लेंस शेप होता है, ये याद रखना। हायर प्लांट की बात करें जिसकी अपन स्टडी भी करेंगे विद डायग्राम। उसके अलावा स्पिराइड, ओवाइड, डिस्क्वाइड शेप में भी ये अलग अलग प्लांट में पाया जाता है, चाहे वो एल्गी समझ लीजिए, चाहे वो ब्रायोफाइट समझ लीजिए, चाहे टेरिडोफाइट समझ लीजिए। साइज़ की बात करें तो व्यास इसका है 3 to 5, मतलब डायमीटर 3 to 5 म्यू, और मोटाई थिकनेस जो है 2 म्यू की होती है इसकी, ये याद रखना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है, छाया में उगने वाले प्लांट में क्लोरोप्लास्ट बड़े होते हैं। नोट कर लेना, जितने भी प्लांट छाया में ग्रो करते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट हमेशा बड़े मिलेंगे आपको। सो दैट इज द शेप, साइज एंड नंबर। अब अपन बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन याद करना बेटा, बहुत बार क्वेश्चन है। प्रोटीन लिख दिया मैंने 40 to 60%, क्लोरोफिल 3 से 10%, कैरोटीनाइड 1 से 2%, फास्फोलिपिड्स 23 से 32%, आरएनए 5% होता है और डीएनए 1% होता है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें डीएनए भी पाया जाता है। जब डीएनए पाया जाएगा तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है, याद रखना। आगे और बताऊंगा। इसके अतिरिक्त एंजाइम, कोएंजाइम, उसके अलावा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है, कॉपर है, फेरस है, मैग्नीज, मैग्नीशियम और जिंक इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सब याद करना है। अब प्रोटीन के टाइप बता दिया। प्रोटीन के कौन कौन से टाइप पाए जाते हैं? क्विनोन, फ्लेविन्स, लाइपोप्रोटीन और टोकोफेरोल प्रकार का प्रोटीन इसमें पाया जाता है। कौन कौन सा? रिपीट कर रहा हूँ, क्विनोन, फ्लेविन्स, लाइपोप्रोटीन, टोकोफेरोल, ये इस टाइप के प्रोटीन इसमें क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। अब फास्फोलिपिड्स के टाइप भी पढ़ने अपने को। कौन कौन से फास्फोलिपिड इसमें पाए जाते हैं? तो देखो, फास्फोटाइडेल ग्लिसरॉल, फास्फोटाइडिक एसिड, इथेनॉल एमीन, ये फास्फोलिपिड टाइप है। रिपीट कर रहा हूँ, फास्फेटाइडल ग्लिसरॉल, फास्फोटाइडिक एसिड और एथेनॉल एमाइन टाइप के फास्फोलिपिड्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ctDNA नॉर्मल वे में शॉर्ट फॉर्म में, वैसे इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट
डीएनए, साथ में आरएनए भी पाया जाएगा और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। याद करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चा गड़बड़ कर जाता है। अगर लिखे क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बच्चा बोल देता है नो, करता है बेटा, बिकॉज आरएनए और राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डीएनए की शेप बता दी, सर्कुलर वलयाकार डीएनए इसमें पाया जाता है। सो दैट इज द केमिकल कंपोजिशन। तो शेप, साइज, नंबर, केमिकल कंपोजिशन से छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार। अब आएगा केवल अपन बात करेंगे अभी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, उसके फॉर्मूला कैसा है वो पढ़ेंगे। लिख दिया, इन वन क्लोरोप्लास्ट टू टाइप ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट। मेन जो क्लोरोफिल है ना बेटा, क्लोरोफिल ए और बी है, परंतु उसके बाद सी, डी, ई 5 टाइप की क्लोरोफिल की डिस्कवरी हो चुकी है अभी तक। ई के बाद कोई डिस्कवरी नहीं है, याद रखना। अब मेजर ये है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इनकी रेशियो भी बता दी, 3:1 रेशियो में क्लोरोफिल ए ज़्यादा और बी नॉर्मल, ये याद रखना। अब ये फार्मूला कई बार पूछा गया है, नीट के अंदर तो बहुत बार पूछा गया है, और अगर बीएससी में अगर आप इस फार्मूले को लिखाते हो तो नंबर फुल आपको 100%। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है, देखो बहुत इजी है, C55H72O5N4Mg। एक याद होगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। 55 का 55 सेम, या 2 कम कर दो H70, एक O बढ़ा दो N4Mg, बस C55H70O6N4Mg। फार्मूला याद करना है बस, और कुछ नहीं है डिटेल आपका। देन क्लोरोफिल ए की खोज किसने की थी, विलस्टेटर, स्टॉल और फिशर ने 1912 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब इसकी केमिकल कंपोजिशन के बाद अपन अगर इसकी पूरी स्ट्रक्चर देखें क्लोरोफिल की, डायग्राम आपके सामने बना है, टेनिस के रैकेट की तरह दिख रही ना, टेडबॉल की तरह, तो ये लिख दिया क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल टेनिस के बल्ले की तरह या टेडबॉल शेप की तरह होता है। तो ये टेनिस का रैकेट मानो, ये उसका पीछे पकड़ने वाला डंडा हो गया। तो ये हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है। अब इस हेड पार्ट और टेल पार्ट किसकी बनी होती है, देखें, ये देखो लिख रहा है हेड एंड टेल प्रेजेंट। तो हेड पॉइंट देखना, ग्रीन एंड पोरफायरिन, याद रखना, ग्रीन होता है ये पोर्शन और ये पोरफायरिन का बना होता है। और पोरफायरिन समूह में क्या, 4 फाइटोल रिंग, 1 2 3 4 दिख रही है आपको, गोल नहीं बनाना, 4, क्योंकि 4 है ना, पाइरोल रिंग, पाइरोल रिंग, रिपीट कर रहा हूँ, पाइरो, यहाँ बच्चा गड़बड़ करता है, ये फाइटोल है बेटा, ये पाइरोल रिंग है, जो किससे जुड़ी होती है, ये देखो मैग्नीशियम से, लिख दिया, मैग्नीशियम से फ्यूज रहती है। एक एक चीज़ क्लियर होती है आपको। ठीक है, टेल की बात करें, जैसे ये ग्रीन था तो ये कलरलेस होगी टेल, उसके अंदर पोरफायरिन ग्रुप जुड़ा है तो ये फाइटोल ग्रुप इसके अंदर जुड़ा होगा, दैट इज द फाइटोल। क्लियर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, मैं उसमें देखता हूं तो मैंने इसमें डाल दिया, क्लोरोफिल ए में ये पूरा अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें, में तीसरे कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा होता है और बी में तीसरे कार्बन पर CHO ग्रुप लगा होता है। बाकी केमिकल कंपोजिशन लगभग इसकी सेम मिलेगी, ये पॉइंट याद रखना। तीसरे ग्रुप में ए में CH3 ग्रुप, तीसरे कार्बन में बी में CHO ग्रुप इसके अंदर लगा होगा। देन 1.2% कैरोटीनाइड भी इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर। अब कैरोटीनाइड एंड जेंथोफिल का फार्मूला भी पूछ लेते हैं कई बार, कैरोटीनाइड C40H56 एंड जेंथोफिल C40H50O2, ये फार्मूला आपका क्लियर। तो ये है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, थ्योरी में बोल के आपको सारा समझाऊंगा। मेन पॉइंट मैंने इसके अंदर नोट कर दिए जो 100% क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बात करते हैं बेटा, 5 टाइप इसमें पार्ट प्रेजेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एनवेलप, बिल्कुल सही दिख रहा है। स्ट्रोमा, ये डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर देख रहे हो। लेमिनर सिस्टम, ये लेमिनर सिस्टम सिक्कों के ढेर के समान जो है, डीएनए आरएनए राइबोसोम इस स्ट्रोमा में मिक्स होता है। एंड नंबर 5 पॉइंट है ऑस्मोफिलिक ग्रेन्युल्स या प्लास्टोग्लोब्यूल्स, ये ग्रीन कलर के जो आप देख रहे हैं,
ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब मैं आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ, लिखना कैसे है। डायग्राम आपने बना लिया, डायग्राम यही बनाना, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सबसे बेस्ट डायग्राम आपको पता लग जाएगा, बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। थ्योरी कैसे लिखोगे? अगर थ्योरी आ जाए, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसके चारों तरफ आउटर लेयर और इनर लेयर पाई जाती है। इसके दोनों स्पेस के बीच का स्थान प्री प्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर स्पेशल प्रकार की थाइलेकोइड संरचना पाई जाती है जो सिक्कों के ढेर के समान दिखाई देती है और कुछ आपस में जुड़े होते हैं। जब आपस में जुड़े होंगे उनको इंटरग्रेनम कहते हैं। जो नॉर्मल पड़े हैं वो सिंपल ग्रेना या ग्रेनम होते हैं। ढेर को ग्रेनम, एक को ग्रेना कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, हर एक ग्रेनम या इंटरग्रेनम या ग्रेनम के ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्वांटोसोम कहते हैं। ये क्वांटोसोम लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं फोटोन के रूप में, ये याद रखना। फोटोन के रूप में लाइट को पैकेट्स के रूप में धीरे 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 एब्जॉर्ब करेंगे, लेंगे। जो स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोग, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें ये लिखना नहीं है भी ग्रीन कलर की, इसमें लिखते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं जिसे ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और इसका खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का राइबोसोम है, इसलिए इसको ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। ये तो आगे बेटे इसकी स्ट्रक्चर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं इसमें लिख के दे दिया। अगर राइबोसोम की बात करें तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन दिस, ये याद रखना। थाइलेकोइड की खोज मेनके ने की थी 1962 के अंदर। ठीक है, थाइलेकोइड को स्ट्रोमा लेमिली, फ्रंट चैनल, इंटरग्रेनम भी कहते हैं। फ्रंट चैनल की खोज वियर ने 1967 में की थी। ये पॉइंट छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रेनम के अंदर 10 से लेके 100 थाइलेकोइड्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो सिक्कों के ढेर के समान, कम से कम 10, अधिक से अधिक 100 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे इसके अंदर, एक ग्रेनम के अंदर, ये याद रखना। देन 1 क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये पूरे क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें, कम से कम 40, अधिक से अधिक ग्रेनम, मतलब कौन से? ये जो ढेर आप देख रहे हो। ठीक है, ज़्यादा और कम दोनों बता दिया, 40 से लेके 60 ग्रेनम इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन क्वांटोसोम, जो मैंने अभी आपको बताया था लाइट को फोटोन के रूप में लेता है, उसकी खोज पार्क एंड पॉन ने 1961 में की थी, ये याद रखना। ये भी क्वेश्चन बड़े कंपटीशन में आता है। नेक्स्ट, ये जो क्वांटोसोम की बात कर रहे हैं, लिख दिया। एक क्वांटोसोम में क्लोरोफिल के अणु कितने होते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 200 से 300, मिनिमम 200, मैक्सिमम 300 क्लोरोफिल और 50 कैरोटीनॉइड इसमें पाए जाते हैं। ये देखो कितना बेनिफिट हो गया। एक क्वांटोसोम में 200 से 300 क्लोरोफिल और 50 कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। अब ये थाइलेकोइड की जो बात कर रहे हैं, एक थाइलेकोइड की थिकनेस जो होती है वो 140 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए प्रेजेंट है, बताया था मैंने आपको अभी। और मजे की बात देखो, कितने 1 क्लोरोप्लास्ट में डीएनए के 15 से 30, इससे ज़्यादा डीएनए नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर। इसके अंदर भी मिलता है और माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, याद रखना। न्यूक्लियस के अलावा 15 से 30 अणु डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। और मजे की बात देखो, डीएनए के बारे में क्लियर कर दिया। एक डीएनए अणु में 15 प्रकार के प्रोटीनों को कोड करता है। देखो इतना डीएनए कितना बड़ी है। एक डीएनए जो इसका है वो 15 प्रकार के प्रोटीनों को कोड कर सकता है। तो इसलिए मैंने पहले बताया था ना, ये रेस्पिरेशन के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस, ये याद रखना। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर राइबोसोम के साथ साथ डीएनए भी पाया था। चलिए, डीएनए प्रेजेंट है, इस जो मैंने आपको भी बताया ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं, स्वायत्त ऑर्गन जिसे हिंदी में बोलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आया है, नीट में भी आया है, बड़े क्वेश्चन कंपटीशन में भी आया है। C4 प्लांट में 2 प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, दोनों के दोनों लीफ में स्टडी किए। फर्स्ट मीजोफिल में, मीजोफिल मैंने जो बताया था, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू में छोटे और ग्रेनायुक्त क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और सेकंड जो है बंडल शीट में, बंडल शीट कहाँ होती है? जो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज बंडल शीट। उसमें बड़े और ग्रेना रहित, याद रखना, ग्रेना एब्सेंट होता है उसके अंदर बंडल शीट वाले क्लोरोप्लास्ट में, याद रखना।
तो ये है C4 प्लांट के क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेकोइड्स। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ थाइलेकोइड्स। डायग्राम आपके सामने है, बहुत बढ़िया डायग्राम बन गया और इसकी थ्योरी एज इट इज़ लिखते जानी है। किसी भी एक थाइलेकोइड्स को मैग्नीफाई करके जब उसकी स्ट्रक्चर देखी गई तो उसमें प्रोटीन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फास्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट देखा। सबसे ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है, दैट इज़ द प्रोटीन। फिर इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल की जो टेल पार्ट है उसके ऊपर फास्फोलिपिड लगे होते हैं। 2 फास्फोलिपिड्स के बीच में कैरोटीनॉइड लगे होते हैं। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है देन एक प्रोटीन, फिर एक प्रोटीन हो जाती है। सेकंड पॉइंट पे याद रखना बेटा, अब उल्टा हो जाएगा प्रोसेस, ऊपर की तरफ हो जाएगी फास्फोलिपिड और क्लोरोफिल नीचे की तरफ। देखो समझ आ गई बात, क्लोरोफिल नीचे आ गई है, फास्फोलिपिड ऊपर हो गया, बाकी वो दोनों है, फास्फोलिपिड के बीच में कैरोटीनॉइड, 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 कैरोटीनॉइड। तीसरे पॉइंट में देखोगे फिर वही पोजीशन आ जाएगी पहले वाली, क्या चाहे क्लोरोफिल है वो ऊपर, फिर क्लोरोफिल और जो फास्फोलिपिड है नीचे। इस प्रकार एक पॉइंट में ये पोजीशन रहेगी और दूसरी बार ये पोजीशन 1 2। तीसरा पॉइंट अगर यहाँ आएगा देन अगेन 1, ये 1 आएगा और ये 2 आगे फिर आएगा तो 2। इस प्रकार ये प्रोसीजर चलता रहेगा। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनाटॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हालांकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का टॉपिक है, RAS IAS में क्वेश्चन आता है, परंतु मैंने इसमें डाल दिया। सेल में किसी भी ऑर्गेनल्स की एनाटॉमी के लिए, अगर मान लो किसी सेल की ऑर्गेनल्स की एनाटॉमी करनी है तो उसके लिए DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, RNA और राइबोसोम की आवश्यकता होती है। इसमें सब कुछ है, DNA भी है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम भी है, RNA भी है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम भी है और राइबोसोम की है। इट मीन इसको बड़े आराम से स्टडी कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, R. एलिस ने सेपरेट क्लोरोप्लास्ट में आवश्यक प्रोटीन के सिंथेसिस को बता दिया। तो R. एलिस ने फिर जब देखा भी सब कुछ इसके पास है तो इसने सेपरेट करके उसमें जो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता था उसके बारे में स्टडी कर दी। तो क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसिस होने वाले प्रोटीन कौन कौन से हैं? नंबर 1 फ्रेंशन 1 प्रोटीन की मैक्रो सब यूनिट्स, थाइलेकोइड सिस्टम के 5 अज्ञात प्रोटीन जिनके नाम कंफर्म नहीं कर पाए, एंड 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड की स्टडी। ये कुछ स्टडी हुई जिससे एनाटॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट का कन्फर्मेशन है। लास्ट में आप आराम से लिख सकते हो फंक्शन एक ही है बेटा, अब तक समझ आ गया होगा, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, बिकॉज at the time of photosynthesis presence of क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट की प्रेजेंस, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, भोजन निर्माण करने का काम करेगा। इसीलिए ये केवल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। ये है मेन हमारा प्लास्टिड। 3 पढ़े, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो फिर वही बेटा, ये जितनी भी आपकी वीडियो बन रही है आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि और बढ़िया से बढ़िया मैं आपको वीडियो दूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनल्स में आपके न्यूक्लियस, सारी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स के हैं उनकी सब की वीडियो मैं आपको दूंगा। अगर आप अभी चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और ताकि आपको जितनी भी वीडियो मैं दूं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।